हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 7 के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी कंजर्वेशन के बारे में है ये चैप्टर, किस तरीके से उनको हम कंजर्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इस चैप्टर का हम ब्रीफ देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होएगा। डिफोरेस्ट्रेशन एंड इट्स कॉजेज, जो हमारी डिफोरेस्ट्रेशन होती है और उनके क्या क्या कारण होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, मतलब डिफोरेस्टेशन के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारे फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है उनकी कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और रोल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इस बायोस्फीयर रिजर्व का हमारे एनवायरनमेंट में क्या रोल होता है। नेक्स्ट वन इज फ्लोरा एंड फना, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक होएगा हमारे पास एंडेमिक स्पीसीज। इस चैप्टर के अंदर हम एंडेमिक स्पीसीज के बारे में भी पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं और जो डिफरेंस क्या होएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू दोनों के बीच में। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं और अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं। रेड डाटा बुक क्या है और उसके बारे में हम कंप्लीटली डिटेल में स्टडी करेंगे। माइग्रेशन क्या होता है और पेपर की रिसाइकलिंग क्या होती है और रिफोरेस्ट्रेशन क्या होता है। मतलब जो डिफोरेस्ट्रेशन होता है उसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, रिफोरेस्ट्रेशन होता है। अब हम इसको स्टडी करते हैं एक एक टॉपिक्स वाइज कि किस तरीके से हम कंजर्वेशन करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की। तो हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की कंजर्वेशन। तो द टर्म कंजर्वेटिव मीन्स द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डैमेज। कंजर्वेशन का नॉर्मली मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारा किसी भी कुछ भी कोई भी मटेरियल होगा या फिर कोई भी एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का क्या मतलब हुआ, जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो हमारे फॉरेस्ट के अंदर होते हैं उनको इस तरीके से रखा जाए ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सके हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में। जो पाया जाता है जिस तरीके से वो पाया जाएगा उसको उसी तरीके से कंजर्व करना। अब बाकी की स्टडीज करने से पहले, डिस्कस करने से पहले कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स किस तरीके से होता है, हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे बायोस्फीयर जो हम बार बार यहाँ यूज करेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में और इकोसिस्टम के बारे में। तो बायोस्फीयर सबसे पहले हमारी एक टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। बायोस्फीयर क्या होता है, एक अर्थ का ऐसा पार्ट होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं या फिर जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट हमारे बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। बायोस्फीयर इंक्लूड लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके अंदर क्या होएगा, एक तो लैंड सरफेस होएगा अर्थ का, दूसरा हमारे पास एटमॉस्फेयर होएगा अर्थ का, एज वेल एज द वाटर बॉडीज होंगी अर्थ की, जैसे पोन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं। और दिस इज बिकॉज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लैंड पे भी पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में भी होते हैं और वाटर बॉडीज के अंदर भी होते हैं। अब जो एनिमल्स हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट हमारा नेचुरल होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो डोमेस्टिकेटेड नहीं होते बाय मैन, मतलब कि उनकी देखरेख मैन नहीं करता, उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। द प्लांट्स ग्रोइंग इन द नेचुरल इन्वायरमेंट्स ऑन देयर ओन आर कॉल्ड द वाइल्ड प्लांट्स। अब ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट में जो प्लांट खुद से ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड प्लांट्स बोलते हैं। अब जो ये वाइल्ड प्लांट्स होते हैं ये भी कल्टीवेटेड नहीं होते मैन के द्वारा, मतलब उनके अंदर मैन का कोई रोल नहीं होता। अब टर्म वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स जो नेचुरली फॉरेस्ट के अंदर या फिर किसी भी नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पे मैन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। अब इस टर्म का मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ। इसके अंदर क्या हो सकते हैं, वाइल्ड प्लांट्स भी हो सकते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये वैसे वाइल्ड एनिमल और बर्ड के लिए यूज की जाती है वाइल्ड लाइफ, पर इसके अंदर वाइल्ड प्लांट्स भी इंक्लूडेड होते हैं।
अब टर्म है हमारे पास डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक बहुत टाइप की वेराइटीज़ हैं हमारे पास, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल वेराइटी। बायोलॉजिकल वेराइटी, बायोडाइवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज़ होंगी, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी अलग अलग वेराइटी है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब ये किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे, अब हैबिटेट को भी हम एरिया ही बोलते हैं, तो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाएंगे जब अलग अलग वेराइटीज़ को, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज का किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्रेजेंट होना ही बायोडाइवर्सिटी होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या डिनोट करेगी कि स्पीसीज की रिचनेस कितनी है किसी पर्टिकुलर एरिया में, मतलब इस एरिया के अंदर कितनी स्पीसीज हैं एक चीज़ की, जैसे प्लांट्स की कितनी स्पीसीज हो रही हैं, एनिमल्स की कितनी स्पीसीज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज हैं। नाउ द टर्म इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे इंक्लूड होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में वही है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब हमारे इंक्लूड होंगे किसी एक ऐसे सिस्टम में जो किसी एक एरिया का होएगा और साथ में उसके फिजिकल एनवायरनमेंट भी होएगा जो उसके अंदर रहते हैं, उस पूरे को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद है इन एन इकोसिस्टम द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स थ्रू द फूड चेन एंड ऑल्सो विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। जो हमारा इकोसिस्टम होता है ना, उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक उसके अंदर क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सोयल है, एनवायरनमेंट हमारा जैसे एयर वगैरह, इन सब से रिलेटेड। तो जब हमारा कोई भी इकोसिस्टम होएगा उसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ वो रहते हैं। किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, फूड चेन के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। अब ये सब आपने पहले छोटे होते होंगे जब आपने पढ़ा होएगा कि कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है स्नेक। स्नेक को कौन खाता है, ईगल खा जाता है। तो ये इस तरीके के जो कनेक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की, नीडिंग ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी फॉर इट्स फंक्शनिंग। इसके अंदर सिर्फ एक ये सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होती है, मतलब खुद से चलती है, बस इसमें सिर्फ एक इनपुट चाहिए होता है, हमें स्टार्टिंग चाहिए होती है, किस चीज़ की चाहिए होती है, सनलाइट की। सनलाइट की जो एनर्जी होती है वहीं से स्टार्टअप सारा हमारा स्टार्ट होता है। वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स कंफर्टेबल होते हैं और फ्लोरिश करते हैं खुद से नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर, मतलब जब उनको कोई भी मैन का इंक्लूड नहीं होता उनके अंदर, जब मैन इनके अंदर इंक्लूड नहीं करता है, तो उस टाइम पे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स आपस में ये कंफर्टेबल होते हैं, अपने आप फ्लोरिश करते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। The biggest threat to existence and survival of wild animal and bird is deforestation। अब जो biggest threat होता है existence का और survival का, जो हमारे wild animals और wild जो birds होते हैं उनके सर्वाइवल का और उनके एग्जिस्टेंस का, मतलब वो कितने जीवित रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका सबसे बड़ा खतरा हमें किससे होता है, डिफोरेस्टेशन से होता है। अब हम बात करते हैं डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। ये वर्ड हमारा फॉरेस्ट से मिलके बना हुआ है, डी प्लस फॉरेस्ट, डिफोरेस्टेशन। और इसके कारण क्या क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो फॉरेस्ट की क्लियरिंग्स होती है, मतलब जो कटिंग डाउन होते हैं फॉरेस्ट के ट्रीज का किसी बड़े सारे एरिया में, ये नहीं कि एक या दो पेड़ वहां से काटे हैं, मतलब किसी एक बड़े सारे एरिया में बहुत सारे पेड़ को जब काट दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। फॉरेस्ट लैंड क्लियर कर दी जाती है ट्रीज की, किसी ना किसी अदर पर्पस के लिए उनको यूज किया जाता है। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं वो बात करते हैं हम। डिफोरेस्टेशन क्यों होता है, मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज क्यों होती है, उसके कुछ हमारे पास रीजंस हैं। नंबर 1 क्या है,
फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन द वुड फॉर यूजिंग अ फ्यूल। फ्यूल यूज करने के लिए हमें वुड की जरूरत होती है, इसीलिए फॉरेस्ट ट्रीज को काटा जाता है। नंबर 2 पे है फॉरेस्ट ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन द वुड फॉर मेकिंग डोर विंडो एंड फर्नीचर। अब डोर विंडो फर्नीचर ये सब भी तो हमारे वुड से ही मिलके बनते हैं, तो वो क्या है, फॉरेस्ट ट्रीज इसीलिए कट किए जाते हैं। नंबर 3 पे पेपर को बनाने के लिए भी हमारा वुड का ही यूज होता है। नंबर 4 क्या है कि मोर एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, मतलब जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं उसको ज़्यादा अमाउंट में लेने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज हो चुकी है, उसकी वजह से फॉरेस्ट ट्रीज को कट किया जाता है। एंड नंबर 5th पॉइंट इज forest trees are cut down to get land for building house, factories, roads and dams। इस तरीके की अगर हमें कुछ चीज़ें बनानी है जहाँ से हमारी रोड जा रही है, कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है, तो उसके लिए भी हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है। ऑल द अबव कॉज ऑफ फॉरेस्टेशन आर मैन मेड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब जो ये जितने भी कॉज थे डिफॉरेस्टेशन के, सारे मैन मेड ही हैं, क्योंकि सबके सब मैन की ज़रूरतों के लिए होते हैं, तो वही ये सब करते हैं। दीज आर ऑल्सो नेचुरल कॉजेज। अब जो हमारे पास क्या है, बहुत सारे नेचुरल कॉजेज भी है डिफॉरेस्टेशन के, सिर्फ मैन मेड से ही डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, नेचुरल कॉज से भी होता है। जैसे कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है पूरे फॉरेस्ट की नेचुरल प्रोसेस के कारण। कुछ नेचुरल कॉजेज क्या है डिफॉरेस्टेशन के, जैसे आग लग जाती है हमारे फॉरेस्ट के अंदर, सूखा पड़ जाता है जिस वजह से वो पेड़ गिर भी जाते हैं या उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती। फॉरेस्ट फायर्स कैन बर्न डाउन ऑल द ट्रीज एंड अदर वेजिटेशंस ऑफ द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट फायर होती है हमारी, वो क्या करती है, कंप्लीटली सारी वेजिटेशंस को डिस्ट्रॉय कर देती है, फायर हो जाते हैं सभी के सब। और एंड व्हेन सेवर ड्रॉट्स ओकर, जब हमारी ड्रॉट ओकर होती है तो फॉरेस्ट क्या होता है, जो फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं, क्योंकि पानी की वहाँ पे कमी हो जाती है। ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, वो असेंशियल होते हैं वेलबींग के लिए और मैनकाइंड के सर्वाइवल के लिए। अब आज के टाइम पे एक बहुत ज़्यादा थ्रेट है, एक खतरा है हमारे पास किस चीज़ का, डिफॉरेस्टेशन का। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो अर्थ के ऊपर ये एक थ्रेट है, ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सरवाइव करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। The destruction of forest by the excessive cutting down of forest trees can make the forest disappear completely one day। अब जैसे जैसे हमारे पास फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, चाहे वो नेचुरल कॉज से हों और चाहे वो मैन मेड कॉज से हों, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली एक दिन क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। द डिफॉरेस्टेशंस विल हैव द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेज फॉर अस, अदर एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के लिए या किसी दूसरे एनिमल्स के लिए या हमारे लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो हम एक एक करके नोट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन विल लीड टू द शॉर्टेज ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब जो डिफॉरेस्टेशन होएगी उससे क्या होएगा, वुड का शॉर्टेज होएगा। अभी तो हमारे पास वुड क्या होएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है धीरे धीरे। अब जब कम्प्लीटली फॉरेस्ट हमारे डिसअपियर हो जाएंगे, उसके बाद क्या होएगी, शॉर्टेज हो जाएगी वुड की। अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, जो हमें फॉरेस्ट से अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनकी भी शॉर्टेज हो जाएगी। जैसे वुड ऑब्टेन्ड होते हैं हमारे फॉरेस्ट ट्री से, वो किसके लिए लिए जाते हैं, फ्यूल के लिए लिए जाते हैं, डोर्स बनाने के लिए, विंडोज़ बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, इन सब के लिए हमें वुड की रिक्वायरमेंट होती है। तो धीरे धीरे इनकी शॉर्टेज ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगी वुड की, इन सब पर्पसेस के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो गिव अस यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं वो जैसे हनी है, गम, सीलिंग वैक्स, कैटेचू एटसेट्रा, ये सब भी हमारे क्या है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट है। तो जैसे अगर हमारे पास ट्रीज़ की अगर हमारे पास शॉर्टेज होएगी, तो ट्रीज़ के ऊपर से मिलने वाले हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो उनकी भी शॉर्टेज होएगी। वी विल ऑल्सो फेस शॉर्टेज ऑफ दीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू टू कट डाउन द फॉरेस्ट ट्रीज।
Number 2 is deforestation will cause an increase in temperature of Earth's atmosphere leading to global warming. Deforestation से क्या होएगा, टेम्परेचर भी हमारा राइज कर जाएगा धीरे धीरे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होएगी. ग्लोबल वार्मिंग का नॉर्मली मतलब क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना. जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से और प्रोसेस करते हैं फूड मेकिंग की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. जब लॉट ऑफ ट्रीज कट डाउन कर दिए जाते हैं ना, तो बहुत कम पेड़ रह जाते हैं हमारे पास, जो क्या करेंगे, कम कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करेंगे, और जिसकी वजह से एक तो हमारे पास फूड भी कम बनेगा और जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करती जाएगी. क्योंकि पहले एग्जांपल लेके चलते हैं हम, अगर 10 ट्रीज है हमारे पास, पहले 10 ट्रीज क्या करेंगे, वो करेंगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करेंगे. तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हमारे पास पहले 10 ट्रीज कर रहे थे और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में से कम हो रही थी. अब क्या होएगा, अगर हमारे पास 2 ट्रीज या 3 ट्रीज लेफ्ट हैं, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड 10 करते थे तो उनसे तो कम ही यूटिलाइज करेंगे ये, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या करेगी, धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएगी. तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर राइज करने लग जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग कॉज होएगी. कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप कर लेती है सन की हीट को, जो रिफ्लेक्ट होती है अर्थ के अंदर. जैसे हमारे पास ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इस तरीके से ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे. तो यहाँ से क्या होएंगी, जैसे ही हमारे पास रेज आती हैं नीचे, वो वापस जाने की बजाय यहीं पे रह जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ट्रैप कर लेती है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है. ट्रैपिंग होएगी जो हीट रेज की कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, उससे क्या होएगा, टेम्परेचर है अर्थ एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज कर जाएगा, जिससे क्या होएगी, ग्लोबल वार्मिंग होएगी. ग्लोबल वार्मिंग का मैंने आपको पहले भी मतलब बता दिया कि जो ग्रेजुअल इंक्रीज होएगा ओवरऑल टेम्परेचर में, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा लेवल की वजह से होता है, उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. फिर ग्लोबल वार्मिंग से क्या होएगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो चुका है, यहाँ से क्या होएगा, जो पोलर आइस कैप्स हैं, जहाँ पे आइस है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होएगा और उससे क्या होंगे, सी लेवल हमारे इंक्रीज कर जाएंगे या रेज कर जाएंगे. उन रेज सी लेवल की वजह से फ्लड आएगी लो लाइंग कोस्टल एरियाज के अंदर, जिससे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा हमारी लाइफ के अंदर भी, प्रॉपर्टी के अंदर भी, इन सब के अंदर क्या है, लॉस हो जाएगा. तो ये हमारा मेन रीज़न भी था कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होएगा. नंबर 3 इज डिफॉरेस्टेशन विल कॉज सोयल इरोजन मेकिंग द सोयल इनफर्टाइल एंड लीड टू डिसर्टिफिकेशन. जो डिफॉरेस्टेशन होता है ये सोयल इरोजन भी कॉज करता है, सोयल की इनफर्टिलिटी को भी कॉज करता है. जो रूट्स होंगे ट्रीज के बाइंड करेंगे पार्टिकल्स ऑफ टॉप सोयल टुगेदर. जैसे हमारे पास कोई पेड़ होता है, उसके नीचे क्या है, हमारे पास रूट्स हैं, तो ये क्या करते हैं, आसपास की सोयल को बाइंड करके रखते हैं, अपने साथ में सोयल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं. अब इन बाइंडिंग की वजह से अगर बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है या पानी आता है, मतलब जैसे फ्लड वगैरह के केस में, तो वो एबल नहीं होंगे कि वो टॉप सोयल को इजीली निकाल पाएँ, क्योंकि वो रूट्स हैं उनको बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखती हैं. इसी तरीके से ट्रीज प्रिवेंट करेंगे सोयल इरोजन को. अब जब ट्री कवर करते हैं ना, वो सॉफ्टन करते हैं, हमारे कवर करेंगे, सॉफ्टन करेंगे इफेक्ट ऑफ हैवी रेन का फॉरेस्ट सोयल के ऊपर, ड्यू टू विच टॉप सोयल डज नॉट बिकेम लूज क्विकली. अभी मैंने आपको यही बताया कि जो पेड़ होते हैं उनकी रूट्स क्या करेंगी, उनको टाइटली होल्ड करके रखेगी टॉप सोयल को, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगी, लूज नहीं होएगी, और यहाँ से भी सोयल इरोजन हमारी प्रिवेंट होती है. जब फॉरेस्ट होते हैं ट्रीज के, वो कट डाउन हो जाते हैं डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे, और यहाँ पे क्या होंगी, रूट्स भी नहीं बचेंगी. अगर हमारे पास डिफॉरेस्टेशन हो गया तो रूट्स नहीं बचेंगी जो बाइंड कर सके सोयल पार्टिकल्स को साथ में, और उनको प्रिवेंट कर सके स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेन वाटर के फ्लोइंग, या जो बहाव होता है रेन वाटर का, उनसे सोयल को प्रिवेंट कर सके.
Since there is no tree cover on the soil to soften the effect of the heavy rains, अब हमारे पास कोई ट्री नहीं है जो सोयल को सॉफ्टन कर सके हैवी रेन के इफेक्ट से, तो जो बेयर टॉप सोयल है, मतलब जिसके अंदर कोई रूट्स वगैरह नहीं है, वो लूज हो जाएगी क्विकली बाय फोर्स ऑफ फॉलिंग रेन वाटर एंड इरोड्स द रैपिडली। तो इसी वजह से जैसे उसके ऊपर रेन वाटर गिरता है तो उसकी वजह से वो लूज हो जाएगी बहुत जल्दी और क्या हो जाएगी, इरोड्स हो जाएगी रैपिडली, मतलब कि जो पानी होएगा उसके साथ में बहाव में चली जाएगी। दस फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सोयल इरोजन, जितने कम ट्रीज होंगे उतना ज़्यादा सोयल इरोजन होएगा। जो टॉप लेयर होती है सोयल की वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है, तो जो रिमूवल हो जाएगा अगर टॉप लेयर ऑफ सोयल का सोयल इरोजन के टाइम पे, तो उससे क्या आएगा, लोअर हार्ड और रॉकी लेयर आ जाएंगी ऊपर। जो लोअर लेयर होती है सोयल की वो कम ह्यूमस होता है उसके पास और फर्टाइल भी वो कम होती है, जिसकी वजह से सोयल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज करने लग जाएगी। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन दिस लेस फर्टाइल सोयल, अब जो लेस फर्टाइल सोयल होगी उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुअली जो फर्टाइल लैंड होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है एक डेजर्ट के अंदर। अब जो ये प्रोसेस होएगी एक फर्टाइल लैंड का डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट होना, इसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। दस डिफरेस्टेशन इज द कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। तो डिफरेस्टेशन हमारा किस चीज़ का कारण हुआ, सोयल इरोजन हो रही है, सोयल की इनफर्टिलिटी हो रही है, तो वो डिजर्टिफिकेशन का कारण हो गया। will cause frequent flooding of rivers leading to loss of life and property। जो डिफरेस्टेशन होएगा उससे क्या होएगी, फ्लोडिंग होएगी रिवर्स की, जिससे लॉस हो जाएगा लाइफ का और प्रॉपर्टी का। जो रूट्स होती है फॉरेस्ट ट्रीज की वो एब्जॉर्ब करती है रेन वाटर को और उसको क्या करवा देती है, परकोलेट करवा देती है ग्राउंड के अंदर, मतलब जो वाटर का होता है वो रिसाव हो जाता है ग्राउंड के अंदर। इससे जो अमाउंट है रेन वाटर की वो कुछ ना कुछ कम होएगी, जिससे जो बचा हुआ पानी है वो क्विकली रश कर जाएगा रिवर्स के अंदर और फ्लोडिंग नहीं होएगी। जब फॉरेस्ट ट्रीज कट डाउन कर दिए जाते हैं तो परकोलेशन नहीं हो पाती रेन वाटर की सोयल के अंदर, वो कम हो जाएगी परकोलेशन, और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेन वाटर रह जाएगा वो डिफोरेस्टेटेड सोयल रशेज इनटू द रिवर्स क्विकली, जिससे क्या होएगा, जो डिफोरेस्टेटेड सोयल होएगी हमारे वहाँ से क्विकली फ्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स हैं इतनी अमाउंट वाटर की होल्ड नहीं कर पाएंगे। इन दिस वे डिफोरेस्टेशन डिक्रीज कर देगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल विच लीड्स टू द फ्लड। डिफोरेस्टेशन से फिर क्या होएगा, सोयल इतना वाटर को अपने पास एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से फ्लड का कॉज होता है। अनदर रीज़न क्या है फ्लड का, सोयल इरोजन है, जो डिफोरेस्टेशन की वजह से ही होता है। जो इरोडेड सोयल होती है वो भी रेन वाटर के साथ में पानी के साथ में बहाव करके रिवर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से जैसे हमारे पास ये रिवर की डेप्थ थी, कुछ हाइट थी रिवर की, तो अंदर की साइड उसको हम डेप्थ बोलते हैं, तो जो डेप्थ थी रिवर की वो क्या आएगी, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सोयल पार्टिकल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। और जो डेप्थ अगर उसकी डिक्रीज होती है तो यहाँ पे रेन वाटर इतना कलेक्ट नहीं कर पाएगा हमारा रिवर, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो हो जाएगा बैंक ऑफ रिवर्स से एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर, जहाँ पे फ्लड कॉज करेगी। दिस फ्लड डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप हाउसेज एंड इवन ड्रोन पीपल लिविंग इन द नियर बाय एरियाज। अब फ्लड से क्या होएगा, लाइफ की, प्रॉपर्टी की और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स वगैरह हैं इन सब का क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। Now the fifth one point is deforestation affect the water cycle leading to the decrease in the rainfall. The decrease in rainfall lowers the groundwater level and could cause the drought. जो deforestation होएगा उससे क्या होएगा, वाटर साइकिल में इफेक्ट पड़ता है, जो रेनफॉल में डिक्रीज होता है, और जो डिक्रीज होएगा रेनफॉल में वो ग्राउंड वाटर लेवल को लोवर्स कर देता है और उससे क्या होती है, ड्रॉट कॉज होता है, मतलब सूखा पड़ जाता है। जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ग्राउंड वाटर होता है उसको
मतलब उसके ग्राउंड वाटर के अंदर ज़्यादा % फॉरेस्ट ट्रीज की ही होती है, वो रूट्स के थ्रू उनको सक करके एटमोसफियर के अंदर वाटर वेपर बना के बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब ये क्या करता है, रूट्स के थ्रू उसको सक करता है इनटू द एटमोसफियर एज द वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब इवेपोरेशन होएगी लीव्स से। जैसे ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज पहले तो रूट्स के थ्रू नीचे ले आते हैं वाटर को, यहाँ से उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब किया और ऊपर जाके लीव्स वगैरह में से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से यहाँ से वाटर को छोड़ दिया। तो ये वाटर वेपर्स होते हैं, ये करते हैं हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन इन दैट एरिया, उस एरिया में क्या आएगी, रेन आएगी वाटर वेपर्स की वजह से। जब फॉरेस्ट ट्रीज कट डाउन कर दिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ट्रीज रह जाते हैं हमारे पास, जो क्या करते हैं, वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। अब जब लेस वाटर वेपर होएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर तो लेस रेनफॉल होएगा इस एरिया में। अब जब लेस रेनफॉल होएगा एरिया में तो लेस वाटर पर्कुलेट करेगा ग्राउंड के अंदर, मतलब ग्राउंड के अंदर कम पानी जाएगा। अब ड्यू टू दिस ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोवर्ड, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा कम हो जाएगा। अब जो शॉर्टेज होएगी सरफेस वाटर की एंड ग्राउंड वाटर की ड्यू टू परसिस्टेंट लो रेनफॉल इन एन एरिया कैन लीड टू द ड्रॉट। अब जब वाटर लेवल हमारा लो हो जाता है किसी भी सरफेस वाटर बॉडीज़ के अंदर, जैसे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, या फिर ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, हमारा ड्रॉट होता है। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होता है अबनॉर्मल लो रेनफॉल का, लीडिंग टू द सेवर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड द ड्रॉट। मतलब एक बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होता है जिसमें रेनफॉल कम होती है हमारी एबनॉर्मली, और उससे क्या आएगा, पानी की कमी होएगी, उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। इस डिस्कशन से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के, इंक्रीज चांस होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ के, जैसे फ्लड होगी, ड्रॉट होगी। अगर डिफॉरेस्टेशन का होता है हमारा, उसके कारण ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, जैसे फ्लड है, ड्रॉट है। और नाउ द सिक्स्थ वन पॉइंट इज डिफॉरेस्टेशन लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड द प्लांट्स। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है, लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये भी होते हैं हमारे पास, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं वाइल्ड, वो भी एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। फॉरेस्ट हमारे पास नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, बर्ड्स के, एज वेल एज प्लांट्स के। जब फॉरेस्ट ट्रीज और अदर फॉरेस्ट प्लांट्स है कट डाउन कर दिए जाते हैं तो जो नेचुरल हैबिटेट होता है वाइल्ड एनिमल्स का और बर्ड्स का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। These homeless wild animals fall prey to the human beings and get killed। अब जो ये होमलेस वाइल्ड एनिमल्स थे, ये क्या ह्यूमंस की वजह से मारे जाते हैं। मोर ओवर इन द एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड प्लांट्स, वाइल्ड एनिमल और बर्ड इतना फूड भी नहीं गेट कर पाते, जिसकी वजह से वो भूखे ही मर जाते हैं। इन दिस वे मैनी एनिमल और बर्ड स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, मतलब लुप्त हो जाती है और गायब हो जाती है उस एरिया से। जब वह फॉरेस्ट क्लियर करते जाते हैं डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे, बहुत सारी प्लांट वेराइटीज़ हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। We have just studied the deforestation reduces the rainfall on the one hand and leads to the flood on the other। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण एक तरफ देखें तो रेनफॉल में रिड्यूस हो रहा है, मतलब बारिश इतनी नहीं हो पाती, और दूसरी तरफ हमने देखा है कि यहाँ पे फ्लड का कारण भी होता है। ये दोनों कंट्राडिक्टर सिचुएशंस हैं हमारे पास, कि मतलब एक तरफ तो हम देख रहे हैं जब रेनफॉल ही नहीं हो रही डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि फ्लड का कारण भी हो रहा है ये। अब यहाँ पे क्या होएगा कि जो डिफॉरेस्टेशन होती है ना, वो रेनफॉल को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो कम जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रांसपिरेशन के थ्रू। डिफॉरेस्टेशन के अंदर फ्लड किस लिए होती है, ये होती है कि जो पर्कोलेशन हो रहा है रेन वाटर का सोयल के अंदर वो कम हो जाता है और सोयल इरोडेड हो जाती है रेन वाटर डिपॉजिट की वजह से रिवर बेड के अंदर, और डिक्रीज हो जाता है वाटर कैरिंग कैपेसिटी के अंदर। मतलब इसका सीधा मतलब ये हुआ
जब डिफॉरेस्टेशन कैसे रिड्यूस करता है रेनफॉल को, कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो अपना पानी कम दे पाता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से रेनफॉल हमारा वो रिड्यूस हो जाता है। दूसरा है फ्लड कैसे होती है, जब ये परकोलेशन होता है रेन वाटर का वो कम होता है, क्योंकि वहाँ पे रूट्स वगैरह नहीं होती, तो सोयल का जो अंदर से परकोलेशन होता है वो कम होएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होएगी, तो साथ में सोयल भी बहेगी पानी के साथ में, और वो रिवर बेड के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी, और उससे क्या होएगा, उसकी जो रिवर था हमारा उसकी भी कैपेसिटी कम हो जाएगी वाटर होल्डिंग की, और वहां से फ्लड कोज करेगा। लेक्चर में स्टडी करेंगे। अगर आपको पूरे इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।